Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today our topic is most important questions of clinical pathology TMLT first year RPMC exam 2021। ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आने की पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की जो अपन बात करेंगे वो 20 मार्क्स की बात करेंगे कि जो मेजर क्वेश्चंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है वो है, राइट डाउन द वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट फॉर यूरिन एग्जामिनेशन विद देयर प्रिंसिपल्स एंड इंटरप्रिटेशन। मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मेरे सारे बायोकेमिकल एग्जामिनेशन की बात कर रखी है। ठीक है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट थे अपने पास में, वो ग्लूकोज का परफॉर्म करते हैं अपन, कीटोन्स का परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स का परफॉर्म करते हैं, बाइल सोल्स होता है, बिलिरुबिन होता है, ब्लड होता है, यूरोबिलिनोजन होता है। तो मैं एक को बता देती हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, बाकी आप सब वैसे ही एग्जाम में लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप जिस टेस्ट के बारे में लिखोगे, ग्लूकोज के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में बताना होगा कि ग्लूकोज किस में देखा जाता है। जो ग्लूकोज होता है अपने पास में वो डायबिटिस मेलाइटस में अपन देखते हैं उसको। ठीक है, देन उसके बाद में आप लिखोगे कि ग्लूकोज के लिए जो अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें सबसे पहले टेस्ट का नाम आपको मेंशन करना होगा। तो जो नाम होगा अपने पास में वो बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में आप लिखोगे। देन उसके बाद में आप वहाँ पे लिखोगे उसका प्रिंसिपल के बाद में आपको मेंशन करना है कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हो। ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। रिएजेंट के बाद में आपको वहाँ के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि जैसे अपन बेनेडिक्ट में क्या करते हैं, 5 ml अपन रिएजेंट लेते हैं बेनेडिक्ट रिएजेंट, एंड उसमें 0.5 ml अपन यूरिन की ड्रॉप उसमें ऐड करते हैं। दैन उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद में अपन कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको सभी टेस्ट के अंदर ऐसे ही परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में वो है, व्हाट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक टू डिटरमाइन दिस टेस्ट, राइट डाउन इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है। इसको जनरली अपन ESR के नाम से बोलते हैं, और कौन कौन सी टेक्निक से इसको परफॉर्म करा जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में बताना होगा, ESR के बारे में। तो ESR की बेसिकली 3 स्टेजेस होती है अपने पास में। फर्स्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ रिलैक्स के फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, हर एक सेल एक दूसरे सेल्स के ऊपर आपस में ऐसे कॉइन की फॉर्म में अटैच होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो कॉइन्स जो बने अपने पास में वो आपस में पैक होना, उसको बोला जाता है नेक्स्ट स्टेज को सिकलिंग ऑफ द रूलेक्स, यानी जो सारे इनके आपस में अटैच होना, चिपक जाना, कि आपस में चिपकने के बाद में टेस्ट ट्यूब में कैसे ये नज़र अपने को आएंगे। देन थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है पैकिंग ऑफ रूलेक्स। ये जो रूलेक्स बना है, ये पूरा कंप्लीट जो रूलेक्स बना है इसका पैकिंग होना, यानी जब सारी RBC सेल्स आपस में पैक हो जाएगी, पैक होने के बाद में उनको अपन कैसे देखेंगे, जब वो पैक होगी तभी तो यहाँ पे क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब होती है, यहाँ पे सारी सेल्स पैक हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे ऊपर ESR नज़र आएगा आपको, यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा नज़र आता है। ठीक है, उस प्लाज्मा को ऑब्जर्व करा जाता है और उससे अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं ESR की रेट को। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है कि उसकी टेक्निक कौन कौन सी होती है जिनसे अपन ESR को डिटरमाइन करते हैं। तो जनरली जो टेक्निक्स होती है वो 4 टेक्निक्स के थ्रू ESR को डिटरमाइन करा जाता है। फर्स्ट अपने पास में होती है वेस्टर्न ग्रीन मेथड, सेकेंड होती है विंट्रॉप मेथड, और थर्ड होती है जीटा सेडिमेंटेशन रेट होती है, एंड फोर्थ माइक्रो ESR होती है। इसमें जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है, एक तो है वेस्टर्न ग्रीन मेथड होता है एंड सेकंड विंट्रॉप मेथड होता है। वेस्टर्न ग्रीन मेथड में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वेस्टर्न ग्रीन मेथड के लिए अपन एंटी कोगुलेंट ब्लड सैंपल लेते हैं। देन उससे अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के अंदर। अब सबसे पहले क्या करा जाता है, उसके अंदर सैंपल को फिल करा जाता है। फिल करने के बाद में अपन स्टैंड में उसको लगा के उसकी जो सेडिमेंटेशन रेट होती है उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। विंट्रॉप में सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके उसकी जो प्लाज्मा की जो वैल्यू होती है उसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती है उसको ऑब्जर्व करा जाता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है अपने पास में कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि जो ESR है वो किसको बताता है, कौन सी डिजीज़ को वो बताता है। तो जनरली ESR किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए परफॉर्म अपन नहीं करते। ESR जनरली आपको एक नॉर्मल टेस्ट के लिए करवाया जाता है जिससे बहुत सारी डिजीज़ का पता लगता है। अगर ESR की वैल्यू ज़्यादा है या ESR की वैल्यू कम है, उससे आइडेंटिफाई करा जाता है जैसे अगर ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है दैट मीन जो पेशेंट है उसके अंदर RBC सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है, या जो ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आ रही है दैट मीन उसकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसको पॉलीसाइथीमिया हो चुका है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस के लिए ESR को परफॉर्म करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में वो राइट ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सीन इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ड्रॉ डायग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी आपके 20 मार्क्स में, मतलब मैक्सिमम 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है और कई बार ये आपके 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक सैंपल लेना होगा टेस्ट ट्यूब में, देन उसको सेंट्रीफ्यूज करना होगा, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सेडिमेंट बनेंगे उन सेडिमेंट को स्लाइड में आपको लेना होगा, एंड स्लाइड में उसको लेने के बाद में आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे। ये इसका कॉमन प्रोसेस होता है कि सेडिमेंट बनाना, इसलिए इसको कई बार सेडिमेंट के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि इसका क्वेश्चन कि कौन कौन से सेडिमेंट्स के अंदर कौन कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो आप इस तरीके से सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके जो भी अपने पास में जो भी सेडिमेंट होगा उसको अपन स्लाइड में लेके कौन कौन से किस किस चीज़ को अपन ऑब्जर्व करते हैं वो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ ऑब्जर्व करी जाती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो अपना सेडिमेंट होता है उसमें कौन कौन सी सेल्स आपको देखने को मिलेगी या कौन सी कास्ट देखने को मिलेगी। तो जो सेल्स होती है, सेल्स में आपको RBC, WBC, एपिथेलियल सेल्स और फ्लैट बॉडीज देखने को मिलती है, वहाँ पे फैट बॉडीज। नेक्स्ट कास्ट की बात करें तो कास्ट में सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों देखने को मिलती है, जिसमें सेलुलर में अपने पास में कौन सी होती है, रेड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, रीनल एपिथेलियल सेल्स होती है। और नॉन सेलुलर की बात करें तो हाइलैंड कास्ट होती है, ग्रैनुलर होती है, वैक्सी होती है, फैटी एसिड्स होती है। वैसे आप क्रिस्टल्स में भी आप एबनॉर्मल और नॉर्मल क्रिस्टल्स के फॉर्म में देख सकते हो। ऑर्गेनिज्म्स की अपन बात करें तो ऑर्गेनिज्म में अपने पास में क्या क्या बैक्टीरिया हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, एंड अगर कोई अदर जैसे मेल पेशेंट का अगर आप सैंपल ऑब्जर्व करते हो वहाँ पे आपको स्पर्म भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सेडिमेंट में देखने को मिल सकती है। वैसे इसका मैं लेक्चर एज पॉसिबल अभी नेक्स्ट डे ही मैं पॉसिबल इसको डाल दूँगी, तब आप पूरा कंप्लीट माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन की कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में व्हाट डू मीन बाय PBF यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म क्या होती है, डिस्कस इट्स प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग प्रोसीजर एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ डिफरेंट सेल्स इन इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास में डिस्कस प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग प्रोसीजर। आप जैसे PBF बनाते हो तो PBF बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो PBF बनाई जाती है, सबसे पहले ब्लड सैंपल अपने पास में आता है, ठीक है, उसको अपन एक स्लाइड में लेंगे, क्लीन ड्राई स्लाइड में लिया जाता है। देन नेक्स्ट जो स्लाइड लेते हैं उसको अपन स्प्राइडर के नाम से बोलते हैं। उसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे 45 डिग्री 30 डिग्री पे अपन क्या करेंगे, जो अपना स्प्राइडर है उसको फिक्स करेंगे। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, जो ब्लड था वो इस स्प्राइडर के थ्रू यहाँ पे ऐसे फिक्स, मतलब स्प्राइडर से अटैच हो जाएगा। देन जो कंप्लीट PBF अपने पास में बनेगी वो एक टंग शेप PBF ऐसे बनेगी, जिसमें अपन सेल्स ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे ऐसे, यानी आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे PBF आप बना लोगे। अब PBF बनाने के बाद में इसको स्टेन करना इंपॉर्टेंट काम होता है कि PBF को स्टेन कैसे करा जाता है। तो PBF को अपन जब स्टेन करेंगे, सबसे पहले अपन को PBF को बनाने के बाद में PBF को ड्राई करना होता है। ड्राई करने के बाद में आप उसको मैथनॉल में फिक्स करोगे, ठीक है। मैथनॉल में फिक्स करने के बाद में उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्मान स्टेन ऐड करेंगे। लिस्मान स्टेन ऐड करेंगे अपन 2 मिनट्स के लिए। देन उसके बाद में 2 मिनट्स लिस्मान स्टेन ऐड करने के बाद में वहाँ पे क्या करेंगे, जब लिस्मान स्टेन ऐड करते हो तो पूरी जो स्मेयर होती है, पूरी जो स्लाइड होती है उसको पूरा कवर करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी पूरा कवर करके ही क्या होता है,
उसको स्टेनिंग से कवर करना होता है। देन उसके बाद में आप यहाँ पे बफर वाटर ऐड करोगे। जो बफर वाटर ऐड करना होता है वो बेसिकली आपको, आप यहाँ पे फिर बफर वाटर ऐड करोगे, ठीक है। बफर ऐड करने के बाद में 5 to 7 मिनट्स के लिए स्लाइड को ड्राई होने के लिए रख देंगे। देन जब ये ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद में इसको क्या करना है, 5 to 7 मिनट के बाद में क्या करोगे, आप इसको वॉश करोगे तो बैक साइड से भी जनरली स्लाइड को वॉश कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। एंड इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद में क्या करा जाएगा, इसको या तो आप ऑयल मशीन के थ्रू इसको या तो माउंट कर लो, या फिर डायरेक्टली आप माइक्रोस्कोप में भी इसको ऑब्जर्व करके कौन कौन से सेल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे उनको ऑब्जर्व करा जाता है। तो पीबीएफ में आपको यहाँ पे आरबीसी देखने को मिलेगी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेगी, प्लेटलेट्स होंगे अपने पास में, या कोई भी बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकता है, या कोई अदर सेल्स कुछ भी देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो उन सेल्स को अपन डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद में रिजल्ट बताएं। और यहाँ पे आप पैरासाइट को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक मलेरिया पैरासाइट जो होता है उसके अपन थिक थिन स्मेयर बना के आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास में है वो डिस्कस कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड विद स्पेशल रेफरेंस टू सीएसएफ। सीएसएफ की स्पेशल रेफरेंस से अपन को क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। इस क्वेश्चन में अपन से बात करेगी सभी बॉडी फ्लूइड्स की बात करी, बट मैक्सिमम जो स्पेशल रेफरेंस दिया है वो सीएसएफ के बारे में दिया है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि बॉडी के अंदर कौन कौन से जो फ्लूइड्स होते हैं और उनका कलेक्शन कैसे कैसे करा जाता है। तो आपकी बॉडी में बेसिकली बहुत तरह के फ्लूइड्स मिलते हैं। जैसे जो कॉमनली होते हैं वो अपने पास में होता है, पेरिकार्डियल होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, असाइटिक फ्लूइड होता है और साइनोवियल और सीएसएफ होता है। सब जो प्रोसेस होता है, सॉरी, जो सारे सैंपल जितने भी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं उन सबको कलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो कलेक्शन करने का जो मेथड है सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट जो सभी का कलेक्शन करने का प्रोसेस सेम होता है कि जो भी साइट होती है, यानी जहाँ से भी कलेक्शन करा जा रहा है उस साइट को क्लीन करा जाए। क्लीन करने के बाद में जितनी भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती है उनको अच्छे से फॉलो करके करा जाए। जैसे अपने यहाँ पे बात करें स्पेशल रेफरेंस सीएसएफ की, तो सीएसएफ पंक्चर करा जाता है कहाँ पे, सीएसएफ कलेक्शन जो करते हैं अपन कहाँ से पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर में 3, 4 एंड 4 एंड 5 के बीच से लंबर पंक्चर करी जाती है। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्लीन करना होगा, यानी सबसे पहले साइट को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद में साइट को क्लीन करना होगा। क्लीन करेंगे अपन स्प्लिट लगा के, फिर प्रोआइडिन लेंगे, ठीक है, अगेन स्प्लिट लगाएंगे। इसी तरीके से पूरा कलेक्शन करा जाएगा कि कैसे कैसे हर एक चीज़ को आपको कलेक्ट करना है, हर एक मेथड को कैसे कलेक्ट करना है। अब स्टोरेज की अपन बात करें तो स्टोर करने के लिए हर मेथड को या हर फ्लूइड को आप अच्छे से कैसे प्रिजर्व करोगे। सबके लिए तो प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल हो सकते हैं, या एज पॉसिबल जैसे कलेक्शन करा जाता है, कलेक्शन के विदिन 30 मिनट्स के अंदर सैंपल को लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करा जाना होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो आप वहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव्स अगर आपने ऐड कर दिया तो ठीक है, या फिर उसको एज पॉसिबल उसको बॉडी टेम्परेचर तक ही रख के उसको ट्रांसपोर्ट करा जाता है। अपने यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्पेशली सीएसएफ को लेके हो रही है। तो सीएसएफ में बाद में कोई भी जो भी सेल्स आपको ऑब्जर्व करना है या फिर कोई भी बायोमोलिक्यूल की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, उनकी वैल्यू को डिटेक्ट करा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। अब जो क्वेश्चन अपने वो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, जो या तो 5 मार्क्स में आ सकते हैं या फिर 10 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है क्वालिटी कंट्रोल्स की। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसको अपन क्यूसी के नाम से जानते हैं। देखो क्यूसी का जो मेन काम होता है वो होता है कोई भी एरर, किसी भी एरर को, ठीक है, कोई भी एरर होती है उस एरर को कम करना, उस एरर को कम करना या उस एरर को रिकग्नाइज करना। पहले तो एरर को वो रिकग्नाइज करता है, उसको पता करता है, और पता करने के बाद में उन एरर को मिनिमाइज करना, उन एरर को कम करना, उन एरर को डिक्रीज करना, ये इसका मेन काम होता है क्यूसी का। अब क्यूसी जो होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है या फिर अपने पास में एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ की। सीएसएफ का लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करना, ये जो सीएसएफ है वो आपके मेजर क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है 20 मार्क्स में कि पूरा कंप्लीट, या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। जो सीएसएफ उसको बहुत तरीके से पूछा जाता है, या तो सीएसएफ का कंपोजिशन आपसे पूछ लेते हैं, सीएसएफ कलेक्शन पूछ लिया जाता है, कि फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ पूछ लेते हैं वो लोग, या फिर इसका बायोकेमिकल एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं।
तो ये CSF के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, इतनी तरीके से CSF को पूछा जा सकता है। अगर कंपोजिशन पूछता है 5 मैक्स में तो आपको सिर्फ कंपोजिशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। कलेक्शंस के बारे में पूछता है तो कलेक्शन पूरा मेथड बताना है कि कैसे आप साइट को रिकग्नाइज करोगे, रिकग्नाइज करने के बाद में उसको क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद में वहाँ पे नीडल को इंसर्ट करके आप सैंपल कलेक्शन करोगे। देन अगर बायोकेमिकल एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो उसके प्रोटीन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट कैसे लगाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होगा तो कैसे सेल्स अपन आइडेंटिफाई करेंगे, टोटल सेल्स इन टोटल RBC कैसे आइडेंटिफाई करते हो आप उसमें, या टोटल ल्यूकोसाइट्स कैसे काउंट करते हो। ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में असाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन, कि असाइटिक फ्लूइड का एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अपन। जो असाइटिक फ्लूइड होता है, असाइटिक फ्लूइड का एक और नाम से इसको बोला जाता है, जो होता है अपने पास में पेरिटोनियल फ्लूइड। इसको पेरिटोनियल फ्लूइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी में ये मिलता है, इसीलिए इसको पेरिटोनियल फ्लूइड के नाम से भी बोला जाता है। अब ये जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, या फिर आप इसको असाइटिक फ्लूइड बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तो आपकी ये तो एक आपके एब्डोमेन को संभालता है, यानी पूरे एब्डोमेन को कैसे बचाता है, यानी कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। जो असाइटिक फ्लूइड अगर बॉडी में इंक्रीज हो जाता है उसको अपन असाइटिस के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 2 से 5 ml इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ होती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो इसका कलर होता है वो नॉर्मल स्ट्रेक कलर होता है, और जो इसकी अपीयरेंस होती है वो क्लियर होती है, बट इसकी जो टर्बिडिटी आपको बहुत तरीके से देखने को मिल सकती है, जैसे पेनक्रेटिस हो जाती है, या फिर अपेंडिक्टिस हो जाती है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है अपने इंटेस्टाइन के वहीं पे मिलता है, ठीक है। ये इसकी, या फिर इसके पीएच की अपन बात करें तो इसका पीएच बेसिकली अल्कलाइन पीएच का होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना होता है। फिर इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पूछ सकता है वो आपसे, जिसमें आप टोटल ल्यूकोसाइट बताओगे। देन इसका DLC भी आप बता सकते हो, और इसका TRBC आप बता सकते हो, ये कितने सेल्स वहाँ पे मिलेंगी। तो जनरली क्या होता है कि RBC जो सेल्स होती है वो असाइटिक फ्लूइड के अंदर नहीं मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन में कंप्लीट डिटेल में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कलेक्शन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। सबसे पहले इसके कलेक्शन की बात करें तो जो सीमेन का जो कलेक्शन करा जाता है वो 3 to 5 डेज़ के सेक्सुअल एब्सटेंस के बाद में करा जाता है मास्टरबेशन के थ्रू। तो सबसे पहले जो सैंपल कलेक्ट करा जाता है वो एक क्लीन ड्राई कंटेनर में कलेक्ट करना होता है। जो कंटेनर होता है उसका जो माउथ होना चाहिए वो एटलीस्ट वाइड माउथ होना चाहिए, और वो प्लास्टिक कंटेनर में ही क्लीन करा जाता है। उसको कलेक्ट करा जाता है। कलेक्ट करने के बाद में आपको विदिन 1 आवर के अंदर, इन 1 आवर से पहले पहले उसको लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका लिक्विफिकेशन की वजह से सैंपल ख़राब हो जाता है। देन उसका टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। अब बात करते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर इंक्लूड करा जाता है अपने पास में स्पर्म काउंट इंक्लूड करा जाता है, स्पर्म मोटेलिटी को इंक्लूड करा जाता है, और स्पर्म मॉर्फोलॉजी को इंक्लूड करा जाता है। अगर अपन स्पर्म काउंट की बात करें तो न्यूबार चैम्बर के अंदर स्पर्म काउंट करा जाता है, जो 4 कॉर्नर स्क्वायर्स में कैलकुलेट करते अपन। देखिए जहाँ पे मैंने आप न्यूबार चैम्बर में स्पर्म काउंट कर सकते हो, उससे ये पता कर सकते हो कितने स्पर्म वहाँ पे, कितने जो स्पर्म है वो लाइव स्पर्म है और कितने लाइव स्पर्म नहीं है। नेक्स्ट अपने पास में आता है मॉर्फोलॉजी की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक नॉर्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। इसके टेल पोर्शन है, नॉर्मल स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाना होता है आपको। देन उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो स्पर्म है वो कैसा है, यानी उसके अंदर वो कंप्लीट नॉर्मल स्पर्म है या नहीं है। जैसे आप एबनॉर्मल स्पर्म्स की अपन बात करते हैं जहाँ पे क्या होता है उनके टेल नहीं होती है, ठीक है। कुछ स्पर्म्स में हेड नहीं होता है, यहाँ पे कुछ स्पर्म में प्रॉपर तरीके से हेड नहीं होता है, कुछ स्पर्म्स में मिडिल पोर्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करा जाता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एस्पेक्ट एल्बिनोमीटर। एस्पेक्ट एल्बिनोमीटर के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कि प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो होता है, नहीं एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है यूरिन सैंपल के अंदर। तो सबसे पहले इसके डायग्राम की अपन बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसकी मार्किंग R और U।
इसमें 2 मार्किंग होती है, आर और यू एस्पेक्ट एल्बिनोमीटर में। आर तक आपको सबसे पहले रिएजेंट फिल करना होता है एंड यू तक आपको यूरिन फिल करना होता है। सबसे पहले आप यूरिन फिल करोगे क्योंकि यू की जो मार्किंग है वो नीचे। यूरिन फिल करने के बाद में ऊपर रिएजेंट फिल करेंगे। रिएजेंट फिल करने के बाद में इसको स्टॉपर की हेल्प से दोनों को मिक्स करा जाता है। मिक्स करने के बाद में 24 आवर के लिए सैंपल को रख दिया जाता है एंड 24 आवर के बाद में इसकी टर्बिडिटी को ऑब्जर्व करा जाता है। अगर इसकी टर्बिडिटी आ रही है नज़र बहुत ज़्यादा, दैट मीन वहाँ पे क्या एल्ब्यूमिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो एल्ब्यूमिन की मात्रा वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। इससे अपन एल्ब्यूमिन की मात्रा को डिटेक्ट करते हैं एस्पेक्ट एल्बिनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बेंज जोन्स प्रोटीन कि बेंज जोन्स प्रोटीन क्या होते हैं। बेंज जोन्स प्रोटीन जो होते हैं वो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन्स होते नहीं, मोनोक्लोनल की इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन्स होती है। जो लाइट चेन्स क्या होती है, जनरली यूरिन में कई बार प्रेजेंट हो जाती है। जनरली नॉर्मल केसेस में नहीं मिलता है, बट जब एबनॉर्मल केसेस की अपन बात करते हैं तो ये अपने पास में ल्यूकीमिया जो होता है या फिर मल्टीपल माइलोमा जो होता है उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके लिए अपन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसमें क्या होता है 5 ml अपन यूरिन सैंपल लेते हैं, उसको बीकर के अंदर फिल करके रख दिया जाता है। दैन उसको हीट करा जाता है। हीट करने पे क्या होगा, अगर उस यूरिन सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है तो जैसे उसका टेम्परेचर जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर है वो 40 से अगर 60 डिग्री के अंदर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे जो बेंज जोन्स प्रोटीन है वो अपनी टर्बिडिटी शो करते हैं। ठीक है, इनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है। अगर आप इससे कम टेम्परेचर करोगे तो टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाती है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तब भी क्या होती है, टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाती है। इनका स्पेसिफिक नेचर होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि वेरियस प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन दी यूरिन एनालिसिस। इसका मैं अच्छे से पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप देखें कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करे जाते हैं। जो जनरली प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं अपन, थाइमोल होता है, फॉर्मेलिन होता है, HCl होता है, उन सबका कम्प्लीटली वहाँ पर जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके अपन हैजार्ड्स इन द क्लिनिकल लेबोरेटरी की क्लिनिकल लेबोरेटरी में कौन कौन से हैजार्ड्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो फिजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो अपन को देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं कि फिजिकल हैजार्ड्स में कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपको कोई भी कट लग जाए। ठीक है, बायोकेमिकल हैजार्ड्स की बात करें तो वहाँ पे कोई भी सब ब्लड वगैरह, कोई भी इन्फेक्टेड ब्लड सैंपल गिरा हो, उससे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ट्रांसफ़र हो जाना, तो वो सारे आ जाएंगे। तो वो सारे हैजार्ड्स आप उनके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि एग्जामिनेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन मैंने अभी जस्ट आपको एसाइटिक फ्लूइड का समझाया था, वैसे प्लूरल फ्लूइड का एग्जामिनेशन आपको उनको परफॉर्म करना होता है। सबसे पहले इसकी प्लूरल फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बारे में बताना होता है कि वो लंग्स के वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन इसकी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताओगे, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, पीएच कितना होता है। देन केमिकल एग्जामिनेशन बताना होता है कि केमिकल एग्जामिनेशन में अपन ग्लूकोज टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इनके लिए प्रोटीन टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर की कितनी सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उनको डिटेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म्स। सॉरी, ये फॉर्म है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म्स। नहीं, एबनॉर्मल फॉर्म्स में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक स्पर्म का डायग्राम बना के समझाया था कि एबनॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे स्पर्म है, ठीक है, किसी स्पर्म के अंदर हेड नहीं होना, ठीक है, किसी स्पर्म में हेड नहीं होता, किसी स्पर्म में टेल प्रेजेंट नहीं होती, किसी स्पर्म के अंदर जो मिडिल पोर्शन है वो उसकी साइज स्मॉल हो जाती है। ये जो सारे फॉर्म्स होते हैं उनको एबनॉर्मल फॉर्म के नाम से बोला जाता है कि उस स्पर्म की प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म नहीं है। अगर नॉर्मल फॉर्म नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन में वो हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन, जब आप इन दोनों फ्लूइड का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। देन इसके पॉइंट्स बनाने होंगे। पॉइंट 1 में क्या लिखोगे, तो पॉइंट 1 में अपन बात करेंगे, पहले अपन बात करेंगे ट्रांजिट फ्लूइड्स की कि ट्रांजिट फ्लूइड में क्या होता है। जो ट्रांजिट फ्लूइड होते हैं वो नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है, जबकि ये हो जो होते हैं अपने पास में वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इनकी क्लियरेंस की। जो ट्रांजिट फ्लूइड होते हैं वो नॉर्मली क्लियर होते हैं या फिर पैल येलो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, बट एक्सुट फ्लूइड जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, इन्फ्लेमेटरी हो गए, इसलिए वो उनके अंदर क्लाउडनेस देखने को मिलती है। पीएच की बात करें तो पीएच इनका एल्कलाइन होता है और एक्सुट का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। जैसे अपन बात करें क्रिस्टल्स की तो ट्रांजिट के अंदर कोई भी क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होती, जनरली वो एब्सेंस होती है।
बट अपन एक्सुड की बात करें तो वहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। देन ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट में जनरली कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती है, बट एक्सुड की बात करें तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो ट्रांजिट एक्सुड फ्लूइड होता है, आपको जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। जो स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल डिजीज़ है तो ट्रांजिट फ्लूइड होता है, अगर वो डिजीज़ क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो एक्सुड फ्लूइड वो बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं कि लेवल डायग्राम ऑफ इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर एंड यूजेज, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि रेटिकुलोसाइट काउंट। तो अपन रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रेटिकुलोसाइट क्या होता है। तो रेटिकुलोसाइट्स होता है अपने पास में इमैच्योर सेल्स होती है। किसकी इमैच्योर सेल्स होती है? आरबीसी की इमैच्योर सेल्स होती है। इनके लिए अपन जनरली जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो सुप्रावाइटल स्टेन से इनको स्टेन करा जाता है। और ये कई बार आपको हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया है, फिर ब्लड लॉसेस के अंदर देखने को मिलता है। ये जनरली क्या होता है कि कोई भी एनीमिया डिजीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है आपको। इसके लिए जो अपन करेंगे सुप्रावाइटल से इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद यानी आप यहाँ पे पीवीएफ बनाओगे तो यहाँ पे 2 ड्रॉप्स ब्लड के ऐड करोगे, देन 2 ड्रॉप्स जो अपना पास में सुप्रावाइटल स्टेन होगी उसके ऐड करेंगे, देन इसकी पीवीएफ अपन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो सुप्रावाइटल स्टेन जिसका मैं आपको नाम ले ही रही हूँ वो क्या होता है? रेटिकुलोसाइट काउंट करने में जो स्टेन का यूज़ करा जाता है वो सुप्रावाइटल स्टेन्स होती है। इसका कंपोजिशन मैं आपको इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप वहाँ पे देख लेना इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में सेल काउंटर, कि सेल काउंटर क्या होता है। देखो सेल काउंटर वैसे जनरली 2 तरह के होते हैं अपने पास में। एक तो होता है मैनुअल, एक होता है अपने पास में ऑटोमेशन या फिर सेमी ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैनुअल की अपन बात करते हैं तो अपने पास में मोस्ट कॉमन है जो अपना न्यूबार चैम्बर के थ्रू अपन परफॉर्म करते हैं। और ऑटोमेशन की बात करें तो मशीन के अंदर डायरेक्टली आपको रिजल्ट शो हो जाता है कि कैसे आप उसमें फुल्ली ऑटोमेटेड में कैसे HP अलग आता है या फिर RBC की वैल्यूज़ अलग आती है, तो वैसे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ वैक्यूम के वैक्यूम कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से तरह के वैक्यूम अवेलेबल होते हैं। तो आपको बहुत तरह के वैक्यूम देखने को मिलेंगे। जैसे रेड वैक्यूम होता है जिसमें रेड कैप लगी होती है, येलो होता है, लाइट ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, लेवेंडर होता है जिसको अपन EDT के नाम से बोलते हैं, ग्रे कलर का होता है जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है जो कि अपन ग्लूकोज डिटेक्शन के लिए लेते हैं ताकि उसमें ग्लूकोज की वैल्यू कम ना हो। ऐसे बहुत तरह के वैक्यूम होते हैं। इसके ऊपर भी मैं एज पॉसिबल जितना हो सकता है जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आप वहाँ से इजीली समझ सको। नेक्स्ट अपने पास में डिस्कार्डिंग ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। उसके इसमें क्या होता है कि इन्फेक्टेड ब्लड का मतलब है जनरली HIV से रिलेटेड जो भी अपने पास में सैंपल्स होते हैं उनको कैसे डिस्कार्ड करा जाता है। देखो जो इन्फेक्टेड ब्लड है या फिर जिस HIV ब्लड की अपन बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड सैंपल होता है उसको नॉन ब्लड कंटामिनेटेड करा जाता है। उस ब्लड को नॉन कंटामिनेटेड करा जाता है। यानी जो भी वायरस है उससे उसको नॉन कंटामिनेटेड करेंगे। नॉन कंटामिनेट करने के बाद में उसका ऑटोक्लेव करा जाता है। ऑटोक्लेव करा जाता है, यानी उसको डिकंटामिनेटेड करके उसको क्या करा जाता है, उसका ऑटोक्लेव करा जाता है। ऑटोक्लेव करने के बाद में उसको सिक्योर कर दिया जाता है, यानी उसको बरीड कर दिया जाता है। बरीड मतलब उसको ज़मीन के अंदर उसको कहीं ना कहीं उसको कर दिया। देन फाइनली उसका अपन लैंडफिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिन कलर की। यूरिन के जो अलग अलग कलर्स होते हैं वो आपको क्या सिग्निफिकेंट करते हैं। जैसे आपको पता है रेड कलर है तो रेड कलर किसको शो करता है? हेमीचूरिया को शो करता है। नेक्स्ट अगर येलो कलर आ रहा है तो वो बिलीरुबिनिया को शो करता है। तो वो जो अलग अलग कलर आते हैं वो अलग अलग डिजीज़ को इंडिकेट करते हैं। ब्लैक आ गया तो ब्लैक क्या होता है? एल्केप्टोन्यूरिया को बताया गया। इसका कंप्लीट वीडियो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कलेक्शन ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन फॉर वेरियस टेस्ट के लिए अपन कौन कौन से कलेक्शन करते हैं। इसका वीडियो वैसे तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कलेक्शन मेथड करने के अपने पास में बहुत तरह के तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है अपने पास सिंगल स्पेसिमेन करना। ये फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन अपन कलेक्शन करते हैं। देन अपन 24 आवर स्पेसिमेन कलेक्शन करा जाता है। रैंडम स्पेसिमेन कलेक्शन करा जाता है। पोस्ट पेरेंटल स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं जो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट के लिए अपन परफॉर्म करते हैं। ऐसा अपन बहुत तरह के कलेक्शन कर सकते हैं। मैं सब जितने भी वीडियोस पॉसिबल थे मेरे पास उन सबके मैं आपको लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप उनको देख लो। एंड बाकी सबके मैं एज पॉसिबल जितने भी वीडियोस हैं वो मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पैरामेडिकल स्टडी